हमारा आज का टॉपिक है सेंसरी रिसेप्शन। ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट था। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने आप लोगों के जितना भी फिजियोलॉजी का सिलेबस है उसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था ना। तो ये हमारा थर्ड पार्ट था जिसके अंदर रिसेप्टर्स हैं, फिर ट्रांसडक्शन है, हेयर सेल मैकेनिज्म वगैरह है, फोटो रिसेप्टर्स हैं, फोटो केमिस्ट्री है, फोटो ट्रांसडक्शन है, इलेक्ट्रो रिसेप्शन वगैरह। ठीक है, तो इसकी सारी फिजियोलॉजी हम लोगों ने आज इस लेक्चर में पढ़नी है। और इसके बाद हमारा एक ही टॉपिक रह जाता है, कार्डियोवास्कुलर मैकेनिज्म्स जो है उनकी सारी फिजियोलॉजी। ठीक है, आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को जो कवर कराऊंगी वो टॉपिक्स हैं। पहले तो सेंसरी रिसेप्शन है, जिसके अंदर रिसेप्टर्स आते हैं सारे, किस किस तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं उनकी। फिर उसके बाद हम ट्रांसडक्शन पढ़ेंगे, मैकेनो रिसेप्शन भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम फोटो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, उनका फर्दर प्रोसेस किस तरह से होता है, और फोटो केमिस्ट्री और फोटो ट्रांसडक्शन और कलर विजन जो है वो भी फिर फोटो रिसेप्टर्स के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, और एक दो टॉपिक जो इसी पोर्शन में से रह जाएंगे उनकी मैं आपको पिक्चर्स सेंड कर दूंगी, तो उनका मैं आप लोगों को थोड़ा सा लेक्चर में भी बता दूंगी कि वो कैसे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको बहुत ज्यादा शॉर्ट कर दिया है। वैसे तो ये जो फिजियोलॉजी है ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें हर हर चीज को बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ता है। लेकिन क्योंकि आप लोग हम लोगों के पास टाइम भी कम था और आप लोगों के पेपर्स भी नजदीक हैं, तो मैं इसको शॉर्ट करके आप लोगों को इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रही हूँ कि अगर कुछ आ जाए तो आप लोग कम से कम अपनी वर्डिंग में भी उसको कॉन्सेप्चुअल लिख सको। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें सेंसरी रिसेप्शन। अच्छा, सेंसरी रिसेप्शन हम लोगों ने, आप लोगों को याद हो तो हमने पढ़ा था जब हमने एक्शन पोटेंशियल वाला टॉपिक पढ़ा था। उसके बाद हमने न्यूरोट्रांसमीटर्स पढ़े थे, साइनेप्सिस पढ़ी थी, पोस्ट सिनेप्टिक पढ़ी थी, प्री सिनेप्टिक जो मेम्ब्रेन्स थी वो पढ़ी थी। सारा कुछ हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा रिलेट करके मैं आप लोगों को इस ये वाला बताऊंगी कि किस तरह से जो ह्यूमन बींग्स होते हैं या कोई भी और ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके पास स्टिमुलस आता है। ठीक है, स्टिमुलस को कौन सी चीज लेती है, फिर फर्दर वो कैसे स्टिमुलस हमारे ब्रेन तक जाता है, उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होती है, फिर फर्दर हम जो रिस्पॉन्स शो करते हैं वो किस तरह से होता है। ठीक है, तो ये जो सेंसरी रिसेप्शन होती है ये बेसिकली उसी चीज को हमें बताएगी, क्योंकि सेंसेस हैं। हाँ, अल्लाह ताला ने हमारे इंसानों के अंदर 5 सेंसेस रखे हैं। ठीक है, आप सबको पता है कि हमारी 5 सेंसेस कौन कौन सी होती हैं। हम देख सकते हैं, देखना एक सेंस है। ठीक है, हम सुन सकते हैं, सुनना सेंस है, स्मेल करना सेंस है, फिर टेस्ट करना और फिर टच करना। ठीक है, ये 5 सेंसेस है हमारी, जिन सेंसेस की बिना पे हम जिंदा हैं और हम अपने इन्वायरमेंट के जितने भी स्टिमुलस होते हैं उन सबको रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 5 सेंसेस है, अब इनको, ये तो मेन सेंसेस थी ना कि जो बताया गया कि ठीक है ह्यूमन बींग्स में ये सेंसेस होती हैं, इन इन चीजों को वो डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब फर्दर रिसर्चेज हुई, स्टडीज हुई, तो जोलॉजिस्ट ने ये बताया कि ये वाली जो सेंसेस हैं इनके अलावा भी बहुत सारी सेंसेस होती हैं। जैसे आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लाइट को भी सेंस करते हैं। ठीक है, हम हीट को भी, थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं वो हीट को भी सेंस करते हैं। फिर कुछ रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हम साउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये सारी आती हैं हमारी 5 बेसिक सेंसेस में ही है, जो हमारी 5 बेसिक सेंसेस हैं उन्हीं में आती हैं। लेकिन इनको थोड़ा सा वास्ट उन्होंने फर्दर डिटेल में जाके उनको उन्होंने इसको और एक्सप्लेन कर दिया कि किस किस तरह से कौन कौन सी चीजें जो है वो हमारे लिए एज अ स्टिमुलस एक्ट कर सकती हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अब वो कह रहे हैं अबाउट 2000 years ago Aristotle identified 5 human senses: sight, hearing, smell, taste and touch, commonly referred to as the 5 senses. Today, zoologists know that animals also have other senses. Other senses of consciousness, जैसे for example, invertebrates possess an impressive array of sensory receptors through which they receive information about their environment. Basically, हम हमारी senses किस चीज के लिए यूज हो रही है, information ले रही है environment में से। ठीक है, अगर मैं अपनी sight की sense देखूं तो मैं क्या कहूंगी कि मैं इन्वायरमेंट में से कोई चीज पड़ी हुई है तो मैं उसको देख रही हूँ ना, तो इसका मतलब मैं इन्वायरमेंट में से ये वो कोई भी चीज जिसको मैं देख रही हूँ वो मेरे लिए एक स्टिमुलस है, मेरी साइट के लिए, मेरी एक सेंस के लिए वो स्टिमुलस है। जिसको मैं रिस्पॉन्स करूँ ना करूँ वो मेरी मर्जी है। ठीक है, उसके बाद हेयरिंग है, हमारे लिए साउंड एक स्टिमुलस है। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन है जो इन्वायरमेंट से हमारे कानों में पड़ी और उसके बाद हमें पता चला कि अच्छा इस बंदे ने ये बात की और उसको मैंने रिस्पॉन्स करना है। फिर स्मेल जो है,
किसी भी खाने को खाने के लिए हम लोग पहले उसको जब स्मेल करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, हम लोगों को इन्वायरमेंट की या उस फूड की इंफॉर्मेशन पता चलती है, वो स्टिमुलस है हमारे लिए। फिर जब टेस्ट करते हैं वो भी एक स्टिमुलस है, और टच जब किसी चीज को करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी गर्म चीज पे मैंने हाथ रख दिया तो वो टच हो गया ना, तो वो गर्म चीज बेसिकली मेरे लिए स्टिमुलस है, और उसको मैंने रिस्पॉन्स करना है, ठीक है, उसके रिस्पॉन्स में मैंने कोई एक्शन करना है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये सेंसेस हमारे लिए किस लिए यूज हो रही हैं, ताकि हम इन्वायरमेंट की इंफॉर्मेशन को लेके उसको रिस्पॉन्ड कर सकें, ठीक है। और इसी तरह से हम अपनी लाइफ को आगे गुजार सकते हैं जब हम कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि जब तक हम इन्वायरमेंट के साथ कम्युनिकेट नहीं करते हम सोसाइटी का हिस्सा नहीं बन पाते। सोसाइटी में तो हर चीज आती है ना, इन्वायरमेंटल के जितने भी लिविंग है, नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, वो सब कुछ इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। अच्छा, कॉमन एग्जांपल उन्होंने क्या दिया, इंक्लूड टेक्टाइल रिसेप्टर्स दैट सेंस टच, जियो रिसेप्टर्स होते हैं जो ग्रेविटी को सेंस करते हैं, फिर हाइग्रो रिसेप्टर्स होते हैं जो डिटेक्ट क्या करते हैं, वाटर कंटेंट एयर के अंदर जो होता है, ठीक है। हाइड्रो और हाइग्रो में डिफरेंस है, हाइड्रो जो है वो वाटर को डिटेक्ट करता है, लेकिन हाइग्रो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो एयर के अंदर जो वाटर कंटेंट, जिसको आप ह्यूमिडिटी भी कह देते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर प्रोप्रियो रिसेप्टर्स जो है वो क्या करते हैं, जो मैकेनिकली इंड्यूस चेंजेस होती हैं, जैसे किसी चीज में स्ट्रेचिंग हो गई या किसी चीज की बेंडिंग हो गई, टेंशन हो गई, ठीक है। चीजों में होती है ना, फिजिक्स अगर आप लोगों ने पढ़ी हो तो उसमें ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं कि किस तरह से किसी चीज की बेंडिंग हो रही है या स्ट्रेचिंग हो रही है, या कोई भी चीजें उनमें जो उनकी स्ट्रेचिंग की वजह से फर्दर जो टेंशन प्रोड्यूस होती हैं उन चीजों में, तो उनको पढ़ना, उनको डिटेक्ट करना प्रोप्रियो रिसेप्टर्स का काम होता है, ठीक है। उसके बाद फिर फोनो रिसेप्टर्स हैं जो कि साउंड को डिटेक्ट करते हैं, साउंड के लिए सेंसिटिव होते हैं। बैरो रिसेप्टर्स हैं जो प्रेशर चेंजेस करते हैं। कीमो रिसेप्टर्स हैं जो आप लोगों को वैसे भी पता है कि केमिकल्स जो है उनको रिस्पॉन्ड करते हैं, वो एयरबॉर्न भी हो सकते हैं, वाटर बॉर्न भी हो सकते हैं। और फोटो रिसेप्टर्स जो है वो किस चीज को सेंस करते हैं, लाइट को। थर्मो रिसेप्टर्स सेंस करते हैं टेम्परेचर चेंजेस को। अब आप लोगों ने करना ये है कि ये जितनी भी एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई हैं, अगर आप लोगों को रिसेप्टर्स आए ना, क्योंकि रिसेप्टर आपका एक प्रॉपरली वो उन्होंने वर्ड लिखा हुआ है आपके कोर्स आउटलाइन में, ये एक टॉपिक है। तो अगर रिसेप्टर्स आए तो आप लोगों ने ये सारे रिसेप्टर्स जो है इनको अपने एक पेज पे सबको अलग अलग लिख लेना है, और उनके आगे उनके फंक्शंस लिख लेना है कि ये कौन सा रिसेप्टर किस चीज को डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक पैराग्राफ की शक्ल में है, तो अगर आप उसको एक वो लाइन वाइज लिख लोगे एक पेज पे, तो फिर आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा इस सबको याद करना, ठीक है। अच्छा, most vertebrates have a sense of equilibrium and a sense of body movement, and they are also sensitive to fine touch pressure, heat, taste, vision, olfaction, audition, cold, pain, and various other tactile stimuli. ये जो cold, pain और ये वाली सारी चीजें होती है ना, ये भी टच रिसेप्टर्स में ही आती है, ठीक है। कोई चीज हमें लगी है तो ही हमें पेन हुई है ना, अगर हम लोगों के साथ कोई चीज इंटरेक्ट कर रही है, अगर कोई चीज हमें टच कर रही है तो ही हम लोगों को पेन हो रही है, और या फिर हम लोगों को कोल्ड भी तभी फील होता है जब हमारी बॉडी एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है जाके। अगर हम घरों में बैठे हैं और हम लोगों को सर्दी नहीं लग रही है, अगर हम इन्वायरमेंट में जाएंगे तो ऑब्वियसली एयर हमारी बॉडी के साथ इंटरेक्ट की है, तो हमें कोल्ड फील हुआ है, ठीक है। In addition, receptors in the circulatory system register changes in the blood pressure. अच्छा, अब फर्दर ये बात बता रहे हैं कि हमारे जो अंदर की सिस्टम्स हैं उनके अंदर भी रिसेप्टर्स हैं। जैसे अगर हम लोगों ने पीछे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो स्टमक है, वो उसके अंदर कोई ना कोई ऐसे रिसेप्टर्स पड़े हैं ना, जो जिनको पता चला कि अच्छा फूड आ रहा है, या फूड आया तो उन्होंने उसको डिटेक्ट किया, ठीक है। अगर हम लोगों ने फूड खाया, हमारे माउथ में, हमारे स्लाइवा के अंदर कोई ना कोई ऐसा रिसेप्टर था ना, जिसको पता चला कि अच्छा इसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और फिर अमाइलेज को उसने एक्टिवेट किया, और उसने कहा कि चलो अमाइलेज जो है इसने इसको डाइजेस्ट करना है। फिर फर्दर जब प्रोटीन्स की डाइजेशन हुई स्टमक के अंदर, तो कोई ना कोई रिसेप्टर्स थे जिन्होंने वो डिटेक्ट किया है, और वो डिटेक्शन के बाद जो हमारा स्टमक है उसको अलाउ अलाउ किया कि वो प्रोटीन्स डाइजेस्ट करे, ठीक है। तो हमारे जो इंटरनल सिस्टम्स होते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारे स्किन के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, हमारी पूरी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, हर हर चीज के रिसेप्टर्स, ठीक है। तो हमारे जो अब जैसे उन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम का बताया, तो सर्कुलेटरी सिस्टम ऑब्वियसली हमारे ब्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर रिसेप्टर्स किस चीज को रजिस्टर करते हैं, ब्लड प्रेशर में अगर चेंजेस हो जाता है, ब्लड लेवल में अगर चेंजेस हो जाती हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें वो डिटेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद वो बता रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का, वही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो रिसेप्टर्स होंगे वो क्या करेंगे, वो डिटेक्ट करेंगे परसेप्शन ऑफ हंगर एंड थर्स्ट,
जब आपको हंगर पैंग्स होंगे, जो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया कि अगर आप 10 आवर्स तक कुछ नहीं खा रहे तो आपकी जो पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट होती है वो एक टाइम के लिए स्टॉप हो जाती है, और फिर उसके बाद 10 घंटे के बाद जब आपकी एक वेव आती है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, हंगर पैंग्स। ठीक है, तो वो हंगर पैंग्स कौन डिटेक्ट करा है? ऑब्वियसली जो रिसेप्टर्स हैं उनको पता चला, उन्होंने डिटेक्ट किया कि जब फूड 10 घंटे तक उस स्टमक को नहीं मिला तो उन्होंने क्या परसीव किया कि आपकी बॉडी के अंदर हंगर पैंग्स प्रोड्यूस हुए तब जब आप हंग्री थे। ठीक है, जब आपको भूख लगी या आपको प्यास लगी। तो ये सारी चीजें जितनी भी हैं ये कौन कंट्रोल करा होता है? रिसेप्टर्स डिटेक्ट करे होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि इसमें वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, overall, an animal's senses limit and define its impression of the environment. In fact, all awareness depends on the reception and decoding of stimuli from the external environment and from within an animal's body. The rest of this chapter examines how animals use sensory information to help maintain homeostasis. अच्छा, अब ये बात तो उन्होंने बता दी कि रिसेप्टर्स कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, कि हम लोगों की अगर फिंगर्स हैं फॉर एग्जांपल, तो फिंगर्स पे कौन कौन से रिसेप्टर्स होंगे, कि हम लोगों ने किसी चीज को अगर टच किया है तो वो हमारी जो फिंगर्स पे अगर बिल्कुल थर्मो रिसेप्टर्स हैं या कोई से भी इस तरह के रिसेप्टर्स हैं तो वो डिटेक्ट करेंगे किस चीज को, जिस चीज को हमने टच किया उसको डिटेक्ट डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये बात तो उन्होंने पहले बता दी कि रिसेप्टर्स किस किस किस्म के होते हैं, जो हम ह्यूमन बींग्स हैं या और ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस किस चीज को किस तरह से इन्वायरमेंटल चेंजेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे वो ये बता रहे हैं कि क्या प्रोसेस है, क्या मैकेनिज्म है, किस तरह से हमारे जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो हमारी बॉडी में आती है, वो बॉडी से किस पार्ट में जाती है और किस पार्ट से फिर वो फर्दर उसकी इंटरप्रिटेशन होती है और फिर फर्दर वो हम लोग जो है वो इस काबिल होते हैं कि हम रिस्पॉन्स करें। ठीक है, पहले उन्होंने जिस तरह मैंने आप लोगों को फिजियोलॉजी में पहले पढ़ाया, डाइजेस्टिव सिस्टम में, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहले ऑर्गन्स थे, उसके बाद उन्होंने पूरा मैकेनिज्म बताया हुआ था, तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी अब वो मैकेनिज्म बताएंगे कि क्या होने वाला है, यानी किस तरह से स्टिमुलस आता है, फिर स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं हमारे रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स कौन सी नर्व्स को वो मैसेज देते हैं, मैसेज दे के फिर वो फर्दर ब्रेन तक या सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो कैसे डिसाइड करता है कि उसने किस नर्व को फर्दर पहुंचाना है और कौन सी नर्व जो है वो कौन से इफेक्टर तक जाएगी और फिर हम रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, तो अगले टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे। अब वो क्या बता रहे हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स कंसिस्ट ऑफ सेल्स that can convert environmental information into nerve impulse। अब क्या हो रहा है, हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स में फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, तो हम लोग ये सारा टॉपिक जो है वो उसी एग्जांपल से पढ़ लेंगे। अच्छा, एग्जांपल हमारे पास क्या है कि हमारी जो फिंगर्स हैं उनके ऊपर रिसेप्टर्स थे। ठीक है, सेंसरी रिसेप्टर्स थे, आपने किसी गर्म चीज को हाथ लगा लिया। ठीक है, ये एग्जांपल मैं इसलिए ज्यादा कोट करती हूँ क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ की एग्जांपल है और हम लोगों को पता है कि किसी चीज को अगर हम इस तरह से हाथ लगाएं, या फिर यू फर्ज कर लें कि आपका हाथ किसी पिन पे लग गया। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको पेन हुई है ना, तो आप उसको फौरन से रिस्पॉन्ड किस तरह करते हैं, आप फौरन हाथ हटा लेते हैं। ठीक है, तो ये कॉमन डेली लाइफ एग्जाम्पल है, इसलिए मैं ये वाली एग्जाम्पल कोट कर रही हूँ। अच्छा, अब बिलफर्ज आपका हाथ था वो किसी गर्म चीज पर आ गया, आपकी उंगलियों पे, फिंगर टिप्स पे जो सेंसरी रिसेप्टर्स थे उन्होंने आपका वो जो मैसेज था वो पकड़ा और नर्व इम्पल्स को दे दिया। ठीक है, हमारे सेंसरी रिसेप्टर क्या करते हैं, वो जो मैसेज होता है ना, जो स्टिमुलस होता है वो स्टिमुलस को कन्वर्ट कर देते हैं नर्व इम्पल्स के अंदर। नर्व इम्पल्स को एज अ मैसेज की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके नर्व इम्पल्स को दे देते हैं कि ये मैसेज तुम्हें आगे लेके जाना है। ठीक है, अब स्टिमुलस क्या चीज होती है, कोई भी चीज ऐसी जिसने हमारे अंदर कोई ना कोई चेंज लानी है। ठीक है, कोई भी चेंज वो ले आई। अब स्टिमुलस इज एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी एन एनिमल कैन डिटेक्ट विद इट्स रिसेप्टर्स। और स्टिमुलस वो भी होता है कि हम लोगों के अंदर जैसे अगर आप खामोशी से बैठे हैं और अगर आपको कोई चीज कोई चीज पे आपका हाथ लग गया है, तो वो स्टिमुलस कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई ना कोई चेंज ला रहा है। ठीक है, इंटरनल चेंज आया तो फिर आपको पता चला कि अच्छा ये स्टिमुलस है। तो स्टिमुलस कोई भी ऐसी चीज होती है जो चेंज प्रोड्यूस कर रही है। अच्छा, उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने उसने स्टिमुलस को पकड़ा और नर्व इम्पल्स को देना है। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारे अंदर बहुत सारी चीजें एनर्जीज की फॉर्म में होती हैं। एक एनर्जी जो है उसको दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे एक्शन पोटेंशियल में जब मैंने आप लोगों को बताया था, तो हमारे अंदर जब सेल मेम्ब्रेन में से कोई
इम्पल्स पास करनी थी तो वो इम्पल्स इलेक्ट्रिकल फॉर्म में थी। जबकि आप जब किसी स्टिमुलस को लेते हो तो वो जरूरी तो नहीं कि वो स्टिमुलस इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही हो, लेकिन हमारे अंदर की जो चीजें होती हैं, हमारे अंदर के जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं या कोई नर्व्स होती हैं, वो उस चीज को पकड़ के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं ट्रांसड्यूसर्स। और ट्रांसडक्शन जो होता है उसका भी यही प्रोसेस होता है, जो कि आपके कोर्स आउटलाइंस में भी लिखा हुआ है, वो हम आगे भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ट्रांसडक्शन जो होता है ना, वो प्रोसेस एक होता है जिसने क्या करना होता है, आपकी एक जिस भी फॉर्म में, जिस भी एनर्जी की फॉर्म में आपका स्टिमुलस आ रहा है, उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके वो फर्दर पास करता है, ताकि आपकी बॉडी के लिहाज से वो पास हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो आसानी से, जैसे मसल्स में हम लोगों ने पढ़ा था, जब हमने मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पढ़ी थी, तो हम लोगों की बॉडी के अंदर वो जो नर्व इम्पल्स आ रही थी वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आ रही थी। ठीक है, जो कि फिर थ्रेशोल्ड प्रोड्यूस करी थी। अच्छा, अब उन्होंने आगे क्या बताया, जो रिसेप्टर्स हैं वो सारे ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, वो क्या कर सकते हैं कि वो एक जो एनर्जी की फॉर्म होती है उसको दूसरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिकॉज ऑल नर्व इम्पल्सेस आर द सेम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स कन्वर्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलस such as light or heat into local electrical potential called the generator potential. अच्छा, अब उन्होंने क्या बात बताई कि हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सारे रिसेप्टर्स ट्रांसड्यूसर्स हैं, उनके पास ये एबिलिटी है कि वो किसी भी फॉर्म की जो एनर्जी आ रही है उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अब क्या हो सकता है, हमारा जो स्टिमुलस है वो लाइट भी हो सकती है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बाय रिसेप्टर्स। ठीक है, अब हमारी जो स्टिमुलस आ रहा है वो हीट भी हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल क्या दी, हमारा जो हाथ है वो हीट पे लग रहा है, अब वो हीट एनर्जी थी। हीट एनर्जी जब हमारे हाथ के रिसेप्टर्स पे लगी तो रिसेप्टर जो है उन्होंने उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके फर्दर किसको भेज दिया, नर्व इम्पल्स को भेज दिया। ठीक है, और वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ना, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो प्रोड्यूस होता है, वो फिर क्या करता है, वो जनरेटर पोटेंशियल प्रोड्यूस करवाता है। जनरेटर पोटेंशियल क्या होता है, मैंने जब आप लोगों को लास्ट टाइम पढ़ाई ये बात, तो मैंने आप लोगों को बताया था, सेल मेम्ब्रेन के अंदर से जब एक्शन पोटेंशियल या फिर पास करता है, नर्व इम्पल्स पास करती है, तो नर्व इम्पल्स जो होता है उसमें इतनी ज्यादा एबिलिटी होनी चाहिए, इतनी ज्यादा ताकत होनी चाहिए, वो नर्व इम्पल्स इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो थ्रेश होल्ड प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, थ्रेश होल्ड उसकी एक लिमिट होती है ना, कि इतना जो है मिली वोल्ट तक जो थ्रेश होल्ड है, अगर वो प्रोड्यूस हो जाता है तो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, वरना एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा। एक्शन पोटेंशियल जब होता है तब नर्व इम्पल्स पास करती है, वरना नहीं करती। ठीक है, जैसे अगर आपका हाथ अगर वैसे ही किसी चीज पे लग गया है, तो अब इतना फर्क नहीं आएगा आपकी बात पे, मतलब आपको इतना फर्क नहीं लगेगा कि ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने स्टिमुलस को थोड़ा सा इग्नोर किया है, वो स्टिमुलस इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो आपके अंदर थ्रेशोल्ड प्रोड्यूस कर सका। ठीक है, अब अगर आपका हाथ अगर वैसे ही किसी चीज पे लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक टेबल को आपने ऐसे हाथ रख दिया अपना, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, कुछ नहीं हुआ आपको, क्योंकि वो स्टिमुलस ही इतना स्ट्रांग नहीं था। लेकिन अगर आप अपना हाथ चूल्हे पे रख रहे हैं जो कि बहुत शदीद गर्म है, तो वो जो हीट है वो इतनी स्ट्रांग है, आपका स्टिमुलस इतना स्ट्रांग है कि वो जाके एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करवाएगा। तो उसको हम क्या कह रहे हैं, जनरेटर पोटेंशियल यहाँ पे कह रहे हैं। अब जनरेटर पोटेंशियल जो है ना, वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, वो जब थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंच जाता है ना, कि आपके अंदर इतनी स्ट्रांग नर्व इम्पल्स थी, या आपको अगर पिन लगी है तो पिन इतनी इतनी जोर से आपको लगी, वैसे भी तो आप ऐसे हल्की सी पिन लगा सकते हो ना, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको बिल्कुल अचानक से बहुत जोर से लगी है, तो इसका मतलब आपका स्टिमुलस इतना स्ट्रांग है कि वो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करवाएगा, यानी कि थ्रेशोल्ड प्रोड्यूस करवाएगा। थ्रेशोल्ड जो है वो फिर फर्दर अलाउ करता है कि एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो, फिर फर्दर जो है आपके ब्रेन तक वो मैसेज आए, आपका ब्रेन इंटरप्रिटेशन दे, और इन विद इन द मिली सेकेंड आप उसको रिस्पॉन्स करो, ताकि आपको मजीद नुकसान नहीं हो। ठीक है, अच्छा अब आगे वो क्या कह रहे हैं, इफ द जनरेटर पोटेंशियल रीचेस द सेंसरी न्यूरॉन्स थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, इट causes channels in the plasma membrane to open and creates an action potential. ठीक है, वही बात की जनरेटर पोटेंशियल जब थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाता है ना, तब वो अलाउ करता है कि एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो। The impulse then travels along the cell's axon towards the synaptic junction and becomes information going to the central nervous system or brain. फिर क्या होती है, वो जो इम्पल्स है वो नर्व्स के थ्रू या फिर न्यूरॉन्स जो है, न्यूरॉन्स के थ्रू वो क्या करती है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक चली जाती है। और फिर फर्दर सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता होगा, उसकी पूरी इंटरप्रिटेशन करता होगा, और इंटरप्रिटेशन के बाद क्या होता है कि
वो फर्दर उसको इफेक्टर जो है उनको मैसेज देता है कि वो रिस्पॉन्स शो करें। ठीक है, और इस अगला जो पैराग्राफ है उसमें उन्होंने ये बताया कि जो एक्शन पोटेंशियल होता है ना वो या तो होता है या नहीं होता। ये ऑल और नन फिनोमेना है, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा थोड़ा सा हो गया और थोड़ा सा रह गया, या ऑल है या नन है। वो क्यों है? क्योंकि अगर तो थ्रेशोल्ड इतना स्ट्रांग है, यानी कि स्टिमुलस इतना स्ट्रांग है कि वो थ्रेशोल्ड प्रोड्यूस करवा देगा, थ्रेशोल्ड की लिमिट से अगर वो पास कर गया कि इतने मिली वोल्ट्स तक थ्रेशोल्ड था, वो थ्रेशोल्ड हो गया तो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर वो स्टिमुलस इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो थ्रेशोल्ड तक पहुंच सके तो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं होगा। यानी कि अगर वो फिर चीज हमें इतना इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि बहुत सारी इन्वायरमेंट में बहुत सारे स्टिमुलस होते हैं जिनको हम रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते। जैसे अगर फिलहाल आप एक जगह पे बैठे हैं, ठीक है, आप बैठे हैं तो आपको इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीजें जो है वो आपको इंटरेक्ट कर रही हैं, जैसे एयर मॉलिक्यूल्स हैं, और एयर के अंदर ह्यूमिडिटी अगर है, या फिर अगर फैंस ऑन है तो इसका मतलब आपके साथ एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा इंटरेक्ट करें एज कम्पेयर टू अगर फैन ऑफ हो ना। ठीक है, तो आप एक जगह जब बैठे हो आपके आपके ऊपर बहुत सारे स्टिमुलस इफेक्ट करें, लेकिन उनमें से डिसाइड स्टिमुलस तब होगा अगर स्टिमुलस में इतनी एबिलिटी है कि वो थ्रेशोल्ड प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, और वो जो थ्रेशोल्ड होता है वो फर्दर एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करवाता है, और एक्शन पोटेंशियल जो है वो आपके ब्रेन तक जाके आपको ये अलाउ करता है कि आप उसको रिस्पॉन्स करो। और रिस्पॉन्स ऑब्वियसली तभी आप करते हो जैसे अगर खामोशी से बैठा हुआ इंसान, उसको बहुत सारी चीजें इफेक्ट कर भी रही हैं, और अगर अचानक से वो उसका हाथ किसी सख्त जगह पे लग जाए और उसको चोट लगती है, तो वो इतने सारे स्टिमुलस में से, जिसमें एयर भी थी ये मॉलिक्यूल्स भी थे, बहुत सारी और भी चीजें शायद हो सकती हैं, तो उन सब में से वो स्टिमुलस जो था वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग था। जो उसका हाथ लगा और उसको चोट लगी तो वो वाला स्टिमुलस सबसे ज्यादा स्ट्रांग था, और वो स्टिमुलस फिर क्या करेगा, वो स्टिमुलस उसको अलाउ करेगा कि वो रिस्पॉन्स करे, हालांकि बाकी चीजों को वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, वो खामोशी से बैठा हुआ था। ठीक है, तो ये बात होती है रिसेप्टर्स की, और जो होते हैं हमारे स्टिमुलस और एक्शन, इनका ये आपस में रिलेशनशिप है। जो स्टिमुलस है और जो हमारे नर्व इम्पल्सेस हैं, रिसेप्टर्स हैं, और फिर जो रिस्पॉन्सेज हैं, इन सबका आपस में ये वाला रिलेशनशिप है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बताया कि वही वाली बात, एक्शन पोटेंशियल गिव राइज टू डिफरेंट सेंसेशंस, जैसे टेस्ट है, कलर है, साउंड है, एंड डिफरेंट डिग्रीज ऑफ सेंसेशंस in those animals that have brains. Some nerve signals from specific receptors always end up in the specific part of the brain. जैसे रिसेप्टर्स से नर्व इम्पल्सेस में आया ना, और जो नर्व्स हैं वो सिग्नल्स को लेकर गए कहाँ पे, ब्रेन में, फॉर इंटरप्रिटेशन। और इंटरप्रिटेशन के बाद क्या होता है, देयरफॉर स्टिमुलस दैट गोज टू द ऑप्टिक सेंटर is interpreted as a visual stimulus. ऑब्वियसली जो हमने चीज देखी है वो हमारे ऑप्टिक सेंटर में जाएगी ना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो हमारे साइट के रिसेप्टर्स हैं वो उठा के हमारा जो सारी चीजें होंगी ब्रेन तक लेके जाएंगे, और ब्रेन हमारे नोज को कहेगा कि वो रिस्पॉन्स करे। ऐसा तो नहीं होता। हमारे जो साइट के रिसेप्टर्स हैं वो जब ब्रेन तक लेके जाएंगे तो ब्रेन क्या करेगा, वो ऑप्टिक सेंटर को अलाउ करेगा कि वो हमें देखने की एबिलिटी दे। ठीक है, तो उसको हम विजुअल स्टिमुलस कह देते हैं। Another factor that characterizes a particular stimulus is its intensity. When the stimulus strength increases, the number of action potential per unit of time also increases. ये डिपेंड करता है स्टिमुलस पे एक्शन पोटेंशियल। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि स्टिमुलस जितना स्ट्रांग होगा एक्शन पोटेंशियल उतना स्ट्रांग होगा, उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर आप एक गर्म चीज के ऊपर हाथ रखे हैं, ठीक है, आपने वहां से उठाया नहीं है, तो आपका स्टिमुलस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही जा रहा है, ज्यादा होता जा रहा है, ज्यादा होता जा रहा है, आपका थ्रेशोल्ड ज्यादा होता जा रहा है, आपका एक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता जा रहा है। और इसलिए आपका जो ब्रेन है वो इंटरप्रेट भी उतना ही ज्यादा कर रहा है, वो उतने ही ज्यादा शिद्दत से आपको ये अलाउ कर रहा है कि आप अपना हाथ हटा लें। ठीक है, तो उसी तरह से रिस्पॉन्सेज भी उतने ही फास्ट होते हैं जितना ज्यादा थ्रेशोल्ड या जितना ज्यादा स्टिमुलस होता है। Thus, the brain can perceive the intensity and type of stimulus from the timing of the impulses and the writing of neurons. अब यहाँ पे सेंसरी रिसेप्टर्स जो है उनका थोड़ा सा फीचर्स उन्होंने बताया है कि सेंसरी रिसेप्टर्स क्या क्या काम करते हैं। दे कंटेन सेंसिटिव रिसेप्टर्स, receptor cells, and finely branched peripheral endings of the sensory neurons that respond to a stimulus by creating and generator potential. अब जो हमारी, जैसे मैंने टिप्स की आपको एग्जांपल दी थी, हमारी फिंगर टिप्स पे अगर रिसेप्टर्स हैं
तो उस रिसेप्टर का क्या काम है, पहली बात ये कि आपके फिंगर टिप पे एक रिसेप्टर है, सेंसिटिव रिसेप्टर, उसके पास सेंसिटिव रिसेप्टर सेल्स हैं, उस रिसेप्टर के अंदर भी सेल्स हैं, ठीक है, या फिर पेरिफेरल एंडिंग्स हैं। वो क्या करेगा, वो उस स्टिमुलस को लेता है और उसकी वजह से जनरेटर पोटेंशियल क्रिएट करवाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि वो जो रिसेप्टर है ना, उसका स्ट्रक्चर इस तरह से डिजाइन किया होता है कि वो स्टिमुलस को रिसीव कर ले, ठीक है। अब हर चीज तो ऐसा नहीं हो सकती ना, हमारी बॉडी में हर चीज को उसके हिसाब से रखा गया है कि ये चीज ये फंक्शन परफॉर्म करेगी और ये चीज ये फंक्शन परफॉर्म करेगी। रिसेप्टर्स को डिजाइन ही इस तरह से किया गया है, जिस तरह जैसे हमारा जो स्टमक है उसको डिजाइन ही इस तरह से किया गया है कि वो प्रोटीन्स की डाइजेशन के लिए फिजिबल है। उसी तरह रिसेप्टर्स जो है उनको डिजाइन ही इस तरह किया गया है कि वो स्टिमुलस को रिसीव कर सके। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि द रिसेप्टर्स आर सेल साइनैप्स with afferent nerve fibers that travel to the central nervous system along specific neural pathways. रिसेप्टर्स क्या करते हैं, वो मैसेज देते हैं साइनैप्स के थ्रू नर्व्स को। अफेरेंट नर्व्स जो हैं जो कि ब्रेन तक मैसेज लेके जाती हैं, और इफेरेंट नर्व्स जो हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन से मैसेज लेके आती हैं इफेक्टर्स तक, ठीक है। तो यहाँ पे वो अफेरेंट नर्व फाइबर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि जो ट्रेवल करेंगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक और वहां तक वो मैसेज लेके जाएंगी। और फिर लास्ट वाला पॉइंट जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो ट्रांसलेट होती हैं किस चीज में, सेंसेशन में, ठीक है। सेंसेशन में यानी कि उनकी इंटरप्रिटेशन होती है, और इंटरप्रिटेशन के बाद वो इफेक्टर्स तक जाती हैं, और फिर ऑब्वियसली हमने जब एक चीज सुनी तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पहले हमारे ब्रेन तक जाएगी, ब्रेन उसको पूरा इंटरप्रेट करेगा, और फिर हम हमारा हमारा जो दिमाग होता है वो इस काबिल होता है कि वो समझ सके कि ठीक है, हमने वो ट्रांसलेट हो रही होती है ना चीज, तो वो समझ सकता है कि फिर हम सामने वाले ने क्या बात कही है, ठीक है। तो आपने अक्सर जो देखा होगा जिनका इतना ज्यादा मेंटल हेल्थ जिनकी ठीक नहीं होती, या जो लोग अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, उनका बेसिकली ये मसला होता है ना कि वो रिसीव ही नहीं कर पा रहे, स्टिमुलस को वो ठीक से रिसीव ही नहीं कर पा रहे, या फिर अगर रिसीव कर भी पा रहे हैं तो आप जैसे उनको कोई बात कहेंगे तो उनको समझ नहीं आएगी, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि उनका जो ब्रेन है वो उसको प्रॉपरली इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा, वो उसको ट्रांसलेट ही नहीं कर पा रहा कि वो सामने वाला जो है वो क्या बात कर रहा है, इसलिए वो समझ नहीं पाते, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स आप लोग उसके नाम से ही जाहिर हो जाएगा उस पे कि फोटो का क्या मतलब होता है, लाइट। फोटो रिसेप्टर्स का क्या मतलब हुआ कि वो रिसेप्टर्स जो कि लाइट के लिए सेंसिटिव है, ठीक है। अच्छा, इसमें ज्यादातर ना वो प्लांट्स का जिक्र करेंगे, या फिर जो होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, कुछ हम लोगों ने पढ़े हुए हैं ना, जैसे प्रोटोजोआज होते हैं कुछ, सम ऑफ देम, तो वो जो है उनके अंदर क्लोरोफिल होता है और वो फोटो रिसेप्शन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो फोटो रिसेप्शन होती है ना, अगर उसकी बात हम करें ह्यूमन बींग्स में, तो हमारी जो आईज हैं उनके अंदर स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम रॉड्स और कोन्स आप लोगों ने शायद पढ़े हो, जो सेंसिटिव होते हैं लाइट के लिए। इनमें से एक डे टाइम में काम करता है, इनमें से एक जो होता है वो नाइट टाइम में, और क्योंकि वो अकॉर्डिंगली होते हैं ना कि कितनी लाइट के लिए वो किस तरह से फिजिबल है। तो इसमें हम पढ़ते हैं, अच्छा इसमें एक बात तो हम लोगों ने ये पढ़नी है ना कि जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं उन वो किस तरह से लाइट को के लिए सेंसिटिव कैसे होते हैं। जैसे हम लोगों ने अगर रिसेप्टर पढ़ा तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि उसके अंदर सेंसिटिव सेल्स होते हैं, किसी भी चीज के लिए सेंसिटिव हो सकते हैं। तो उसी तरह अगर फोटो रिसेप्टर्स हैं तो उसके अंदर ऑब्वियसली लाइट सेंसिटिव सेल्स होंगे, कोई ना कोई ऐसे सेल्स होंगे जो लाइट के लिए सेंसिटिव हैं, और जब लाइट उन पर पड़ती है तो वो फौरन से पहले उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और फिर वो फर्दर आगे मैसेज दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, फोटो रिसेप्टर्स क्या होता है, फोटोज लाइट और प्लस रिसेप्टर्स आर सेंसिटिव टू लाइट, ऑल फोटो रिसेप्टर्स पोजेस लाइट सेंसिटिव पिगमेंट्स। वही बात कि लाइट सेंसिटिव सेल्स हो जाएंगे या फिर पिगमेंट्स होंगे, जिनको वो कैरोटीनॉइड्स भी कहते हैं, रोडोप्सिन्स भी कहते हैं। These pigments absorb photons of light energy and then produce a generator potential। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने ऊपर पढ़ा रिसेप्टर्स में, ये भी ऐसे ही करते हैं। जो पिगमेंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट, लाइट के अंदर ऑब्वियसली फोटॉन्स होते हैं। आप लोगों ने अगर आई डोंट नो ये बायो एनर्जेटिक्स का टॉपिक है, आई डोंट नो सेकंड ईयर में है या फिर फर्स्ट ईयर में, उसके अंदर वो पूरा एक टॉपिक था ना, लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस, और उसके अंदर फोटोन्स पढ़ते थे, उनकी वेवलेंथ वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वही वाले फोटोन्स जो हैं, लाइट ऑफ फोटोन, सॉरी फोटोन्स ऑफ जो लाइट है वो क्या करते हैं, जनरेटर पोटेंशियल प्रोड्यूस करवाते हैं। कैसे करेंगे,
कि अगर जैसे हमारी आंखों में जब लाइट पड़ रही है, अगर आप ऐसे चल रहे हैं और आपके सामने से अचानक से एक बहुत ज्यादा लाइट आ जाए, या फिर सामने से कोई गाड़ी आ रही है और उसकी फ्रंट लाइट जो है वो ऑन है, तो आपकी जो आंखें हैं ना वो एकदम से बंद हो जाएंगी। ऐसा होता है ना, क्योंकि हमारी जो आईज हैं उनके अंदर भी लिमिट्स हैं कि वो इतनी लाइट बर्दाश्त कर सकती हैं, इतनी इससे ज्यादा नहीं कर सकती, ठीक है। तो एकदम से अगर लाइट पड़ी, लाइट एब्जॉर्ब हुई, एब्जॉर्ब होके वो उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी, लाइट की स्टिमुलस हमारा इतना ज्यादा था कि उसने जनरेटर पोटेंशियल प्रोड्यूस करवाया। जनरेटर पोटेंशियल जो है वो फौरन से पहले ब्रेन तक गया, और ब्रेन ने आपको क्या मैसेज दिया कि आप फौरन आंखें बंद करने, वरना ये जो लाइट है वो आपकी आंखों में नुकसान भी दे सकती है, ठीक है। तो ये विद इन मिली सेकेंड्स हमारा जो ब्रेन है और सारे फंक्शन परफॉर्म करके फिर क्या होता है कि हम लोग रिस्पॉन्स शो कर देते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह जो फोटो रिसेप्टर्स हैं वो भी जब लाइट एनर्जी को लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो फिर क्या होता है, जनरेटेड पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। बियॉन्ड दिस बेसिक कॉमनैलिटी, द कॉम्प्लेक्सिटी एंड अरेंजमेंट ऑफ फोटो रिसेप्टर्स विद इन वेरियस एनिमल्स वेरी इनक्रेडिबली। अब हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अपना पार्ट है ना, कि वो उसके हिसाब से जिस तरह से भी रिस्पॉन्स करते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले वो बता रहे हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ का, जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है, वो अपने फूड खुद बना सकते हैं। क्लोरोफिल जो होता है उसके अंदर क्या होता है, पोजेस अ मैस ऑफ ब्राइट रेड फोटोरिसेप्टर ग्रैन्यूल्स कॉल्ड द स्टिग्मा। उस क्लोरोफिल के अंदर उनके पास फोटोरिसेप्टर ग्रैन्यूल्स पड़े हुए हैं, जिसको वो स्टिग्मा का नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब उसके अंदर क्योंकि फोटोरिसेप्टर्स हैं, फोटोरिसेप्टर्स का आप लोगों ने ऊपर क्या पढ़ा कि उनके अंदर पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स का ये काम होता है कि उन्होंने एब्जॉर्ब करनी है लाइट। अब ये जो स्टिग्मा है ना, या फिर जो ग्रेन्यूल्स हैं, स्टिग्मा जो है, उनके पास क्या है, कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स हैं। कैरोटीनॉइड्स भी हो सकते हैं, रोडोप्सिन भी हो सकते हैं। हमारे ह्यूमन बींग्स में रोडोप्सिन ज्यादातर होते हैं। अच्छा, कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स हैं। द एक्चुअल फोटोरिसेप्टर इज द स्वेलिंग एट द बेस ऑफ फ्लैजिलम। Stigma probably serves as a shield, which is essential if the photoreceptor is to detect light coming from certain directions but not from the others. अब ये क्या होगा कि इसके अंदर जो पड़े हुए हैं ना फोटोरिसेप्टर्स, ठीक है, वो एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ था, उसके अंदर फोटोरिसेप्टर्स हैं। फोटोरिसेप्टर्स के ग्रेन्यूल जो है उनको उन्होंने स्टिग्मा का नाम दे दिया। स्टिग्मा जो है ना वो फोटोरिसेप्टर्स के लिए एज अ शील्ड काम करता है, कि किस तरफ से लाइट आ रही है, किस तरफ से नहीं आ रही। या तो अगर सारी हर तरफ से लाइट आ रही है तो वो सारी लाइट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर आप नॉर्मली एक कमरे में बैठे हो और आपकी बिल्कुल ठीक लाइट है, जो आप जिससे आपको सब कुछ नजर आ रहा है, तो आपके ऊपर वो इतना इफेक्ट नहीं करेगी। वो आपको ठीक है कि आपको नजर आ रहा है, बस ठीक है। लेकिन जैसे ही आपके अंदर बहुत ज्यादा लाइट आंखों में पड़ेगी, तो वो आपको उसको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, राइट। या अगर आप अंधेरे में बैठे हो तो आप किस तरह से रिस्पॉन्स शो करोगे कि आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, और आप लाइट ऑन करोगे कि अब लाइट होगी तो ऑब्वियसली आपको नजर आएगा, रात में या अंधेरे में, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह ये जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं यूग्लिना के, वो क्या करते हैं कि वो यूग्लिना को अलाउ करते हैं कि वो अपने आप को उस तरफ को टर्न कर ले जिस तरफ लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है। क्योंकि यूग्लिना, क्लोरोफिल को क्या चाहिए होती है, लाइट ही चाहिए होती है ना। लाइट मिलेगी तो क्लोरोफिल जो है वो अपना काम करेगा, और जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है। लेकिन अब देखें, अगर उस ऑर्गेनिज्म को लाइट एनर्जी नहीं मिल रही या सनलाइट नहीं मिल रही, तो वो एनर्जी प्रिपेयर नहीं कर पा रहा ना। तो क्या होगा, अगर उस रिसेप्टर को या फिर वो जो स्टिग्मा है या उसके अंदर जो पिगमेंट्स हैं उनको ये लगे कि लाइट एनर्जी जो है उसकी तरफ इसका ज्यादा, इसकी डायरेक्शन ज्यादा नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो यूग्लिना को अलाउ करेगा कि वो अपने आप को ओरिएंट कर ले। ओरिएंट कर ले किस तरफ, लाइट की तरफ। जैसे अगर आप सनफ्लावर की एग्जांपल लें, तो सनफ्लावर क्या करता है, जैसे ही सूरज निकलता है तो सनफ्लावर अपने आप को उसकी तरफ ओरिएंट कर लेता है, ठीक है। और फिर जैसे 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 सूरज की जिस जिस तरफ को जाता जाता है उस तरफ को उसकी वो भी टर्न करता जाता है, सनफ्लावर भी टर्न करता जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सनफ्लावर, सन जो है वो सनफ्लावर के लिए एज ए स्टिमुलस है, और सनफ्लावर सन की लाइट के रिस्पॉन्स में अपना रिस्पॉन्स शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, this helps the protozoan maintain itself in the region of the water column where sufficient light is available for photosynthesis. तो ये सारी चीजें जो होती है ना वो उसके अकॉर्डिंगली होती हैं, कि अगर यूग्लिना को बहुत ज्यादा भी लाइट नहीं चाहिए, तो भी वो जो स्टिग्मा है, क्योंकि वो शील्ड के तौर पे एक्ट कर रहा है, तो वो यूग्लिना को उसके हिसाब से ओरिएंट करता जाएगा कि उसने किस किस तरफ को मूव करना है और किस तरह को उससे उसको लाइट चाहिए, कितनी लाइट उसके पिगमेंट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से ये सारा प्रोसेस होता है।
ठीक है, अब आगे क्या बता रहे हैं, some animals such as earthworm, lumbricus have simple unicellular photoreceptor cells scattered over the epidermis. अच्छा, इनके पास यूनिसेलुलर फोटोरिसेप्टर्स हैं और जो कि पूरी उनकी एपिडर्मिस जो है उस पर पूरी बॉडी का जो एरिया होता है ना एपिडर्मिस उस पर फैले हुए हैं. अदर्स पोजेस मल्टी सेलुलर फोटोरिसेप्टर्स दैट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 बेसिक टाइप्स, ऑसिलाई, कंपाउंड आई और कॉम्प्लेक्स आई. ठीक है, तो ये था फोटोरिसेप्टर्स का टॉपिक. इसके बाद हमारे पास ट्रांसडक्शन का टॉपिक है. ट्रांसडक्शन जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, ट्रांसडक्शन जो होती है ना वो बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है. ट्रांसड्यूसर्स जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि सारे जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं वो सारे ट्रांसड्यूसर्स होते हैं. वो किस तरह ट्रांसड्यूसर्स होते हैं कि एक एनर्जी को वो दूसरी एनर्जी पे में कन्वर्ट करने की एबिलिटी रखते हैं. ठीक है, तो ट्रांसडक्शन जो होती है वो भी सेम वही प्रोसेस है कि उसने क्या करना है, जब सेंसरी सिग्नल्स लेने हैं वो जिस भी एनर्जी की फॉर्म में है, वो लाइट एनर्जी है, वो कोई हीट एनर्जी है, ये कोई भी साउंड एनर्जी है, उस एनर्जी को उसने क्या करना है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके नर्वस सिस्टम को देना है. क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ज्यादातर क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स काम करते हैं. इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में इम्पल्सेस जो है वो पूरी बॉडी में मूव करती हैं, तभी हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो पूरा चल सकता है. ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको रीडिंग भी कर लेते हैं. द मोस्ट फंडामेंटल फंक्शन ऑफ अ सेंसरी सिस्टम इज द ट्रांसलेशन ऑफ सेंसरी सिग्नल्स टू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इन द नर्वस सिस्टम. This takes place at the sensory receptors. The change in the electrical potential that is produced is called the receptor potential. अब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है वो अगर उसमें कोई चेंज आता है तो उसको हम कह देते हैं रिसेप्टर पोटेंशियल. हाउ इज sensory input such as pressure on the skin changed to the receptor potential. अब वो पूछ रहे हैं ये, it's a question कि जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे अगर आपकी स्किन पे कोई प्रेशर आया वो रिसेप्टर पोटेंशियल में कैसे वो कन्वर्ट करेंगे. तो एग्जांपल क्या दे रहे हैं, अ टाइप ऑफ रिसेप्टर कॉल अ मैकेनो रिसेप्टर. ये आपके इसमें मैकेनो रिसेप्शन भी है, जैसे मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया कि मैकेनो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो क्या डिटेक्ट करते हैं, स्ट्रेस डिटेक्ट करते हैं. स्ट्रेस वो दिमाग वाली स्ट्रेस नहीं है. ठीक है, टेंशन भी हमारी दिमाग वाली टेंशन नहीं है. आपकी आउटर सरफेस में अगर किसी चीज में स्ट्रेस हो रही है, जैसे कोई रबर बैंड है उसको स्ट्रेचिंग करते हैं ना आपको, तो पता चलता है कि वो स्ट्रेचिंग हो रही है. तो उसके रिजल्ट में, उस स्ट्रेचिंग के रिजल्ट में या बेंडिंग के रिजल्ट में कोई टेंशन अगर प्रोड्यूस हो रही है, उसको कौन सी चीज डिटेक्ट कर रही है, मैकेनो रिसेप्टर्स डिटेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, इसकी जो फर्दर स्टडीज है, मैकेनो रिसेप्शन भी आपके सिलेबस में एक टॉपिक है, वो भी हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे. Possesses specialized membranes that respond to pressure. Disturbance of these dendrites by compressing them or bending them open gated ion channels in the plasma membrane of the sensory neuron, changing its electrical potential. ठीक है, तो बात बेसिक ये थी कि हमने जब साइनैप्स पढ़ी थी तो हमने न्यूरॉन्स पढ़े थे. न्यूरॉन्स को हम लोगों ने किस तरह से पढ़ा था कि न्यूरॉन्स के पास डेंड्राइट्स होते हैं, फिर एक्सॉन्स होते हैं, उसकी सेल बॉडी होती है. एक्सॉन्स के थ्रू सारी जो इंफॉर्मेशन है वो पास करके जाती है उसके बिल्कुल एंड पे, और उसकी टर्मिनल जो पोर्शन होता है ना न्यूरॉन का, वो फर्दर अगले न्यूरॉन को पास कर देता है मैसेज. अगला जो न्यूरॉन है उसके जो डेंड्राइट्स होते हैं वो उस मैसेज को रिसीव कर लेते हैं और फिर वो अलाउ करते हैं फिर वो डिसाइड करते हैं कि ये मैसेज आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. ठीक है, तो वही वो बात यहाँ पे कर रहे हैं कि वो जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि हमारी जो सेंसरी इनपुट है वो फिर क्या ऐसा हुआ कि रिसेप्टर पोटेंशियल में चेंज हो गई, यानी एक्शन पोटेंशियल उसने प्रोड्यूस करवाया. तो क्या हुआ था, हमारा जो इम्पल्स है, जो मैसेज है, वो अगर एक न्यूरॉन से आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो वही वाली एग्जांपल जो मैंने आप लोगों को पहले बताई, हमारी जो फिंगर्स हैं वो अगर टच की हैं, हमारे फिंगर्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे मैसेज को इम्पल्स को दे रहे हैं, नर्व्स को दे रहे हैं. नर्व्स को जब उसने मैसेज दिया तो एक नर्व के अंदर अगर न्यूरॉन बैठे हैं, न्यूरॉन अगले न्यूरॉन को देगा, फिर उससे अगला अगला जो है वो अगले न्यूरॉन को देगा. इसी तरह न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स होते हैं वो उस मैसेज को रिसीव करते जाते हैं और वो अलाउ करते जाते हैं कि ये फर्दर मैसेज जो है ये पास होना चाहिए. क्यों? क्योंकि उस स्टिमुलस का की इंटेंसिटी स्ट्रांग है ना. अगर स्टिमुलस इतना ज्यादा नहीं है तो आपको इतना ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, वो ब्रेन तक शायद मैसेज जाए ही नहीं. लेकिन स्टिमुलस जब स्ट्रांग होता है तो क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल वो प्रोड्यूस करवाता है. In the nervous system, a positive change of the neuron's electrical potential are called the membrane potential, depolarizes the neuron
डीपोलराइजेशन का क्या मतलब मैंने बताया था लास्ट टाइम जब हमने एक्शन पोटेंशियल पढ़ा है, तो डीपोलराइजेशन का क्या मतलब था, उसकी एक्शन पोटेंशियल में जो एक पोलराइजेशन इफेक्ट होता है, पोलराइजिंग इफेक्ट होता है, जैसे एक पूरी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर जब एक्शन वो ऐसे मतलब नॉर्मली वो पड़ा हुआ है, तो उसके अंदर जब कोई चेंज आएगा, चेंज जो है वो डीपोलराइज कर देगा। डीपोलराइजेशन का मतलब ये था कि उसके वोल्टेज को चेंज कर देगा। ठीक है, तो उसका जब वोल्टेज चेंज हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि उसमें उस सेल मेम्ब्रेन जो है उसमें कोई ना कोई चेंज आई है। जैसे आई थिंक मैंने आप लोगों को पाइप की भी एग्जांपल दी थी कि आप लोग अगर एक साइड पे पाइप को पकड़ के बैठे ना, तो आप उसको ऐसे उछालें, तो उस तरह से जो हमारा इम्पल्स होती है ना, वो उस तरह से काम करती है कि एक जो है इम्पल्स वो पहले पोर्शन से गुजरी है, फिर दूसरे से गुजरी है, मैसेज जो होता है वो गुजर के फिर उस पूरे सेल मेम्ब्रेन को डिपोलराइज कर देती है, और जिस पोर्शन में से वो गुजर आई है ना, तो वो पीछे वाला जो पोर्शन है वो फिर वापस रीपोलराइज हो जाता है। ठीक है, यानी उसकी पोलराइजेशन वापस उसी वोल्टेज पे आ जाती है। तो बेसिकली एक्शन पोटेंशियल डीपोलराइजेशन के रिजल्ट में प्रोड्यूस होता है ना। Receptor potentials are graded potentials. The magnitude of these graded receptor potentials varies with the strength of the stimulus. क्या चीज प्रोड्यूस करती है, स्टिमुलस। स्टिमुलस जितना स्ट्रांग होगा, उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है ना, जितना स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा रिसेप्टर पोटेंशियल, या इसको आप एक्शन पोटेंशियल कह लें, वो प्रोड्यूस होगा। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डीपोलराइजेशन इज सफिशिएंट, दैट इज इफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल रीचेस द थ्रेशोल्ड, डीपोलराइजेशन होगी, थ्रेशोल्ड प्रोड्यूस होगा, तो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा। The neuron will fire an action potential. In most cases, the correct stimulus impinging on sensory receptors will drive membrane potential to a positive direction. Although for some receptors, such as those in the visual system, this is not always the case. ठीक है, तो ट्रांसडक्शन जो थी वो उसका ये मतलब था। और इस आपकी जो कोर्स आउटलाइन है उसमें फोटो ट्रांसडक्शन भी लिखा हुआ है, तो फोटो ट्रांसडक्शन का भी वही सेम मतलब होगा जो इस ट्रांसडक्शन का था, कि फोटो ट्रांसडक्शन के अंदर क्या होगा, आपकी जो लाइट एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाएगा, और लाइट एनर्जी जो है उसका स्टिमुलस जो है वो इतना स्ट्रांग होगा कि वो उसका थ्रेशोल्ड प्रोड्यूस करवाएगा। पहले तो उसकी मेम्ब्रेन से गुजरता हुआ उसको डीपोलराइज करेगा, थ्रेशोल्ड प्रोड्यूस करवाएगा, थ्रेशोल्ड एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करवाएगा, और वो जो एनर्जी होगी, जो लाइट एनर्जी थी, लाइट सिग्नल्स जो थे, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री जो है ना वो बेसिकली एक होती है, ब्रांच होती है केमिस्ट्री की, जिसने किस चीज से डील करना होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जीज में। क्योंकि जो लाइट है उसकी डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं। जैसे अगर सनलाइट की बात करें, तो उसमें जब हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन पढ़ते हैं, और भी रेडिएशन होती है ना हमारे सन की, तो ये जितने भी रेडिएशन है ना, इनकी डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं। और हर चीज, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, प्लांट्स में भी बहुत सारी वैरायटी है, डिफरेंट चीजें हैं, तो उनमें सब में डिफरेंट एबिलिटीज होती हैं कि कौन कितनी वेवलेंथ जो है वो एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है। ठीक है, अच्छा, फोटोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर रिजल्टिंग इनटू द फिजिकल चेंज और इनटू द केमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिस्ट्री जो है ना बेसिकली वो फोटो रिसेप्टर्स और फोटो ट्रांसडक्शन, इन सब चीजों पे बेस करती है। फोटोकेमिकल रिएक्शंस इस तरह से होते हैं, जैसे ये देखें, ये लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। आप लोगों को अगर वो वाला चैप्टर याद हो जिसमें बायो एनर्जेटिक्स के अंदर लाइट रिएक्शंस थे, डार्क रिएक्शंस थे, तो वो इसी तरह से ये जो लाइट के फोटोन्स होते हैं ना, ये पड़ते हैं किसी भी मॉलिक्यूल पे जो कि ग्राउंड स्टेट पे थी। और ऑब्वियसली जो लाइट होती है या हीट होती है, ये हमारे मॉलिक्यूल्स को एक्साइट कर देती है। वो कैसे होता है, जैसे गर्मियां होती है ना, समर, हमारा मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो जाता है। आपने कभी नोट किया हो तो आप लोगों को ये पता चला होगा कि आपको गर्मियों में ज्यादा जल्दी भूख लग जाती है, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म तेज हुआ होता है। हमारा मेटाबॉलिज्म क्यों तेज हुआ होता है, क्योंकि हमारे अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जब हीट के साथ, उनको ज्यादा हीट जब मिलती है, तो वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है, या एंजाइम्स जो होते हैं वो ज्यादा तेजी से काम करते हैं। तो उनमें एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है कि वो जल्दी जल्दी काम करेंगे, और जल्दी जल्दी मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली डाइजेशन भी तेज होगी। और डाइजेशन फिर जितनी ज्यादा तेज होती है उतना ज्यादा आपको जल्दी हो जाता है ना। जैसे अगर हंगर पैंक्स का टाइम 10 आवर्स था, तो गर्मियों में हो सकता है वो कम हो जाए, हो सकता है आपको 8 घंटे बाद ही भूख लग रही है, या 7 घंटे बाद ही भूख लग रही है। ठीक है, तो ये जो लाइट है, फोटोन्स हैं, वो मॉलिक्यूल पे पड़ते हैं। मॉलिक्यूल जो है वो ग्राउंड स्टेट पे था, वो एक्साइटेड स्टेट पे चला गया, और एक्साइटेड स्टेट से फिर वो
प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाता है। और ऑब्वियसली जब उसकी एक लिमिट खत्म हो जाती है तो उसके अंदर के जो होते हैं मॉलिक्यूल्स वो ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। जब वो ब्रेक होते हैं तो फिर क्या होता है, प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो है ये फोटोकेमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है, फोटोकेमिस्ट्री में ये पढ़ा जाता है। उसके बाद मैकेनो रिसेप्शन है। मैकेनो रिसेप्शन जो आप लोगों के सिलेबस में इसको अलग से मेंशन किया हुआ है, इसलिए हम इसको भी पढ़ेंगे। मैकेनो रिसेप्शन क्या होती है? ability of an animal to detect and respond to certain kinds of stimuli, जैसे टच का स्टिमुलस हो गया, साउंड का, चेंजेस इन प्रेशर और पोस्चर। तो बेसिकली ये जो चेंजेस इन प्रेशर है, ये जैसे ऊपर आप लोगों ने पढ़ा कि मैकेनोरिसेप्टर्स क्या होते हैं, वो प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। तो ज्यादातर ये, क्योंकि बहुत सारे और भी स्टिमुलस होते हैं, टच जो होता है उसमें भी प्रेशर आता है, साउंड जो होती है उसमें भी प्रेशर आता है, ये चीजें प्रेशर के साथ ही रिलेटेड है। लेकिन जो बेसिक मैकेनोरिसेप्टर्स जो होते हैं ना, वो बेसिकली प्रेशर को ही डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। इट्स इन इट्स एनवायरनमेंट सेंसिटिविटी टू मैकेनिकल स्टिमुलाई इज अ कॉमन एंडोमेंट अमंग एनिमल्स। और उसके बाद ये मैकेनोरिसेप्टर्स हैं, ये क्या करते हैं, सेंस करते हैं फिजिकल डिफॉर्मेशन कॉज्ड बाय फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में वही बातें आती है ना, प्रेशर हो गया, स्ट्रेचिंग हो गई, बेंडिंग हो गई, ये वाली सारी चीजें, ठीक है। They typically consist of ion channels linked to structures that end outside the cell, such as hair। ये देखें, जैसे hairs होते हैं ना, ये उन चीजों पे ज्यादा इफेक्ट करते हैं जो आउटसाइड होती हैं, उन स्ट्रक्चर्स पे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी पूरी बॉडी पे, मैमल्स की बॉडी पे, मैमल्स का एक फीचर है ना कि उनकी बॉडी पे हेयर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर कोई चीज हमारे साथ इंटरेक्ट करेगी, कोई प्रेशर हम पे इफेक्ट करेगा, तो सबसे पहले वो किस चीज के साथ इंटरेक्ट करेगा, हमारी बॉडी के ऊपर जो हेयर है उनके साथ करेगा ना, ठीक है। तो ये उस चीज की एक एग्जांपल बताई हुई है मैकेनोरिसेप्टर्स में। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट चीज जो उन्होंने बताई है, वो इन्होंने बताई है फोटो ट्रांसडक्शन, ठीक है। ये है फोटो ट्रांसडक्शन, इसकी हेडिंग नहीं है लेकिन आप लोगों ने यहाँ से पढ़ लेना है। फोटो ट्रांसडक्शन क्या होगी कि वही जो फोटोन्स होते हैं उनको किस चीज में कन्वर्ट कर देना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ट्रांसडक्शन, बस आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि ट्रांसडक्शन जो है उसका मतलब ही होता है कि किसी भी एनर्जी को कन्वर्ट कर देना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको ट्रांसलेट कर देना है, ठीक है। ट्रांसलेट से आप याद रख लीजिएगा। फोटो ट्रांसडक्शन का क्या प्रोसेस होता है? इज अ प्रोसेस थ्रू विच फोटोन्स, यानी कि जो लाइट एनर्जी है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ लाइट आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में इसको कन्वर्ट कर दिया, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो हमारी बॉडी में मूव कर सकते हैं ज्यादा अच्छे से। तो उसका मकसद ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर लाइट एनर्जी मूव नहीं कर सकती, तो इस वजह से उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। विजुअल फोटो ट्रांसडक्शन अकर्स इन द रेटिना थ्रू फोटो रिसेप्टर्स। अच्छा, हमारा अभी अब वो ह्यूमन बींग का बता रहे हैं ना, हमारा जो आई का पूरा स्ट्रक्चर होता है उसको फ्रंट, बिल्कुल फ्रंट पे जो चीज आप देख सकते हो ना, उसकी जो लेयर होती है वो, उसको हम रेटिना कहते हैं। जब हमारी आंख के अंदर कोई लाइट पड़ती है, तो वो जो लाइट होती है वो रेटिना उसको फोटो ट्रांसडक्शन करता है, यानी रेटिना जो है वो उसको कन्वर्ट करता है। रेटिना के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं या पिगमेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। Cells that are sensitive to light, the membrane potential of a photoreceptor hyperpolarizes in response to light, causing a reduction in the amount of neurotransmitter released by the photoreceptors onto downstream neurons. Phototransduction thus enables the photoreceptor to encode a light stimulus as a chemical output. अच्छा, और उसके बाद उन्होंने बताया हुआ फोटो रिसेप्टर के जो सेल्स होते हैं, फोटो रिसेप्टर दो टाइप्स के होते हैं, रॉड्स होती हैं और कोन्स होती हैं, ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं हमारी बॉडी, हमारी आंख में इस तरह इवन अनइवनली। ये देखें, ये जो अंदर वाली साइड होती है ना हमारी आंख की, उसके अंदर ये थोड़े ज्यादा होते हैं और पेरिफ्रीज में थोड़े से कम होते जाते हैं। ये हमारे आउट बिल्कुल लास्ट वाली जो पार्ट होते हैं उनमें थोड़े से कम होते जाते हैं, अंदर वाले पार्ट में ज्यादा होते हैं। ये रॉड्स और कोन्स हैं, ठीक है। अच्छा, रॉड्स क्या होते हैं? ये सेंसिटिव होते हैं नाइट विजन के लिए और ब्राइट लाइट के लिए। कंडीशन, द रिस्पॉन्स ऑफ द रॉड्स इज सैचुरेटेड इन कोन्स, फास्टर बट लेस सेंसिटिव फोटोरिसेप्टर्स मेडिएट डे विजन। कोन्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डे विजन के लिए और रॉड्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं नाइट विजन के लिए, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो रॉड कोन की जो रेशो होती है ना, वो लोएस्ट होती है
सॉरी पेरिफेरी में ज्यादा होती है, और जो फोवियल रीजन होता है उसमें लो होती है। ठीक है, ये था हमारे पास फोटो रिसेप्टर का टॉपिक। और इसके अंदर आप लोगों ने सेंसरी रिसेप्शन भी कर लेनी है। फिर इसमें दो तीन चीजें रह गई हैं, जैसे कि इलेक्ट्रो रिसेप्शन है, और रेंज फ्रैक्शनेशन है, और सेंसरी कोड है, और आई थिंक हेयर सेल मैकेनिज्म भी है। इसकी मैं आपको थोड़ी थोड़ी एक एक पिक्चर जो है डायग्राम के अंदर, या फिर एक एक जो पिक्चर होती है उसके अंदर मैं आपको इसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर दूंगी, और इसको थोड़ा बहुत आपको लेक्चर में भी समझा दूंगी। ठीक है, फिर हमारे पास एक ही टॉपिक रह जाता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है उसको हम इंशाल्लाह देख लेंगे, वो मैं आपको रिकॉर्डिंग में ही सेंड कर दूंगी। तो आप लोग इसको साथ साथ कर लें, मैंने आप लोगों को नोट्स भी शेयर कर दिए मैं ग्रुप में, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज।